हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका। आज मैं शेयर करने वाला हूं अपना टाटा नेक्सॉन का EV45। जो 45 है आपका, मेरा 45 किलोवाट वाला, लगभग 23,000 किलोमीटर चलाने के बाद अपना मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। और मेरा मिक्स एक्सपीरियंस था थोड़ा। और मुझे क्या चैलेंज फेस हुए हैं और क्या क्या इशू और क्या बेनिफिट मिले मेरे, बेसिकली क्या आपका अच्छी चीज़ें हैं इसमें। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। मैं 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैं गाड़ी मतलब कंप्लीट की है। तो उसमें बेसिकली मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। मैंने नोट कर रखे पॉइंट। आपका सर्विस सपोर्ट का, जो कंपनी का सर्विस सपोर्ट अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। बेसिकली मैं यहाँ इंदौर में करवाता हूँ, श्याम टाटा में। तो वहाँ पे अच्छा है, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा है वहाँ पर भी। जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, बेसिकली मुझे लगभग मैंने चौथी चौथी सर्विस थी मेरी है। चौथी सर्विस में मेरी पेड सर्विस थी और मेजर नहीं, माइनर सर्विस थी। माइनर सर्विस में लगभग 5,000 का बिल आया था। उसमें मेरा लगभग 12-1250 रुपये का तो आपका वाइपर ही लग गया था। मेरे को वाइपर का इशू था। वाइपर अभी साल भर भी नहीं हुआ, चेंज करना पड़ा वाइपर। जबकि अभी मानसून आया ही, मतलब जा ही रहा है। मतलब पहला मानसून ही मेरा वाइपर नहीं झेल पाया। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या इशू है क्या नहीं है। और दूसरा क्या है, आप बेसिकली आपको हर कंपनी फीडबैक कॉल आती है कि आपका कैसा, मतलब आपका सर्विस कैसी रही है, क्या इश्यूज आए हैं। तो फीडबैक कॉल आई थी, मैंने एक दो चीज़ बताई है। मैंने कहा ये चार्ज किस चीज़ के है, मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो उन्होंने बताया ग्रीसिंग के है। मैंने ग्रीसिंग तो ऑलरेडी ईवी में आपने लिखा हुआ है, ये कहाँ की ग्रीसिंग है। तो उन्होंने कहा यहाँ की ग्रीसिंग है। मतलब तीन चार चीज़ें उन्होंने बताई है। लेकिन देखिए, उन्होंने मुझे बोला था ये व्हील अलाइनमेंट के लिए, हर हर सर्विस में 7,500 किलोमीटर व्हील अलाइनमेंट आप जरूरी नहीं है। आप करवा भी सकते हैं। अगर आपका सही है तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो बाहर जाकर करा सकते हैं। कोई इतना बड़ा वो नहीं कि उससे कोई बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, व्हील अलाइनमेंट आप पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन सर्विस है, आपको सर्विस हर 7,500 रुपये करनी चाहिए। मैंने लगभग आपका 23,000 कुछ पे करवाई थी। तो लगभग 50-100 किलोमीटर ऊपर नीचे थे। पहले मैंने जल्दी करवा ली थी, फिर मैंने बाद में करवाई थी। तो क्योंकि मैं ऑन द वे था बेसिकली, मैं हरिद्वार से इंदौर आ रहा था, तो मैं इंदौर आके करानी थी मुझे सर्विस। तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी एक मेल आई थी मेरे पास, लगभग महीने 1.5 महीने पहले, महीने भर पहले आई, जो हैरियर लॉन्च हुई थी उसके आसपास ही आई थी। अब बेसिकली उन्होंने बोला था कि आयरा ऐप में ही पेमेंट का ऑप्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको वॉलेट वगैरह बना रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन कर रहे हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, आप जैसे हैरियर में आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप चार्जर लगाएंगे, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। एक सिंगल ऐप में सारे फीचर्स हैं, भाई सारे, मतलब सारे चार्जर आप एक ही वॉलेट यूज़ करोगे और सारे चार्जर का आपका उसमें ऐड ऑन होगा, जो भी टाइप है आपका टाटा से। तो मैक्सिमम टाटा के अच्छे चार्जर टाइप है, ऐसा नहीं है। तो अब ये आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर एक वॉलेट में पैसा डालने, मेरी भी कम से कम 5 से 6 वॉलेट में कम से कम 1,000-1,500 रुपये पड़े होंगे कहीं ना कहीं। किसी में 200, किसी में 500, किसी में 700। तो ये प्रॉब्लम थी। तो ये अगर अभी बेसिकली अभी करंट प्रैक्टिकली मे बी डेवलपर मोड में आ गई होगी, लेकिन प्रैक्टिकली अभी मैंने मतलब ऐप में नहीं है ये प्रैक्टिकली। तो जब वो प्रैक्टिकली आएगी तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा सारे ईवी के लिए, बेसिकली ईवी नोड के लिए। और एक आपका इसमें मेरा सेकंड पॉइंट है, इसमें आपका सॉरी थर्ड पॉइंट है मेरा, बैटरी। बेसिकली 23,500 किलोमीटर, सॉरी 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 23,000 किलोमीटर में कोई इतना डिग्रेडेशन नहीं हुआ है मेरा अभी। लगभग अगर मैं 100 से 120 की स्पीड चलाता हूँ तो लगभग 320 से 350 के बीच की रेंज दे देता है मुझे ये। अगर मैं 100-120 की चलाता हूँ तो, क्योंकि ये मेन एक्सप्रेस वे में होता है तब आती है। और प्रैक्टिकली में बेसिकली अगर नॉर्मल हाईवे है तो मेरा आपका 80 से 90 के बीच में चलते, तो 360-370 के आसपास चल जाती है मेरी। और मैं जब सिटी में चलाता हूँ तो सिटी में 50-60 से ऊपर स्पीड बनती नहीं है। तो मैक्सिमम बता रहा हूँ 50-60 भी, 30-40-50-60 उसमें मेरी 400 के आसपास निकाल देती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ कई बार। 110 का AEC निकाला हुआ है मैंने, 105 का भी निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि आप रीजनरेशन का यूज़ करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उसका। तो सिटी में आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। सिटी में मैक्सिमम रेंज सिटी में मिलती है। और लगभग 70-80%, क्या 90% आप यूज सिटी में ही करोगे। सिटी मतलब लोकल सिटी में घूमने, सिटी मोड नहीं, सिटी लोकल। और मैं गाड़ी सिटी में चलाता हूँ। मैं इकोनॉमी में बहुत रेयर चलाता हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा रेंज चाहिए होती है तो तब मैं चलाता हूँ बेसिकली। Take out the key fob. ठीक है। और
दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मोड चेंज करने से तो देखिए, अब मैं ना स्पोर्ट्समैन मैंने अभी तक लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके, लास्ट अक्टूबर में ली थी मैंने, और 10 महीने से लगभग हो, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, हाँ लगभग 10 महीने आसपास हो चुके हैं। तो मुझे मैंने स्पोर्ट्स मोड मात्र मुश्किल से 10 बार लगाया होगा। स्पोर्ट्स मोड जरूरत ही नहीं पड़ी स्पोर्ट्स मोड की, मतलब बस वो कभी किसी को दिखाने के लिए लगा दिया कि देख स्पोर्ट्स मोड में कितना अच्छा पिकअप है, और कुछ बेनिफिट ही नहीं है स्पोर्ट्स मोड का। आप बिल्कुल पिकअप, सिटी मोड में इतनी पावर है आपको ओवरटेक करने में, आप मतलब मैंने वेन्यू भी चलाई है भाई की, और मैंने एक दो गाड़ी भी चलाई है, उनमें पिकअप मतलब ओवरटेक करना महाभारत होती थी। उनका पिकअप इतना मतलब टर्बो वाला नहीं था, नॉर्मल था, तो पिकअप कर मतलब गाड़ी को ओवरटेक करना वही सब मतलब प्रॉब्लम होती थी। इसमें सिटी मोड इकोनॉमी मोड में कोई इतना, सिटी मोड तो बेस्ट है। इकोनॉमी में थोड़ा सा हल्का सा वो करता है, पैर ज़्यादा दबाना पड़ता है तब जाके, लेकिन सिटी मोड में तो आप हल्का सा दबाओ भागती है गाड़ी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्पोर्ट्स मोड की। ठीक है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो, क्योंकि सिटी मोड में तो सिटी मतलब लोकल सिटी में आपको स्पोर्ट्स मोड तो लगाना ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको रेंज बता दिया मैंने। इसमें आपका हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे 100-120 की स्पीड में चलाओगे तो आपको ना रेंज गलत दिखाएगा ये कई बार। जैसे मान लो आपने 80-90% बैटरी यूज़ कर ली, उसका रिचार्ज जब दोबारा करोगे, चार्ज दोबारा करोगे तो आपको बैटरी रेंज कम दिखाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उससे क्या होता है, आपका जो पुराना प्रीवियस हिस्ट्री आपने चलाई है गाड़ी उस अकॉर्डिंग दिखाएगा। मेरे को तो 290 भी दिखाई 100% पे। ठीक है, लेकिन मैंने चलाया 360 के आसपास है, क्योंकि उसके मैंने 80-90 की स्पीड चलाई तो 360-370 के आसपास चल गई मेरी गाड़ी वो। तो उस पर बिलीव मत कीजिएगा। ठीक है ना, वो डिपेंड आप पे करता है आप कैसी गाड़ी चलाते हो। ठीक है, सेम जैसे आपका पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में आपकी गाड़ी में दिखाता है इतना चलेगा, वो प्रीवियस जर्नी को देख के आपका कैलकुलेट करता है। छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं हिल पे भी गया था इसे लेके, मैंने पहले भी बताया हुआ वीडियो पे, अल्मोड़ा लेके गया था ऊपर पहाड़ पे, टॉप पे। तो देखिए, अब आपको एक प्रैक्टिस बता देता हूँ। 1% पे 1.5 से मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, डेढ़ ही देती है तो। ठीक है, 1% के हिसाब से बताता हूँ आपको मैं, अगर हिल पे चलाओगे तो। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल चलाओगे तो 3% और 3+3.5 किलोमीटर पर % के आसपास देती है एवरेज नॉर्मल लोकल पे। वैसे लोकल मतलब प्लेन उस पर आपका जो टॉप होगा आपका हिल पे 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, इसके बीच में 1.8 और 2 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। ठीक है, और यूं टॉप उस पे क्या नाम आपका हिल पे। लेकिन मैंने जब मुझे लगभग 175 किलोमीटर जाना था, ठीक है 170 के आसपास, हाँ, तो मैंने 100% चार्ज करी। जब मैं ऊपर जा रहा था तो जब मैंने परसेंटेज देख रहा था गिरते हुए, मैंने कहा ये तो 1.5%, मैंने कहा 150-200 के आसपास नहीं चलेगी। मैंने ऊपर जाके ऊपर चार्जर नहीं था, लेकिन क्या देखिए ऊपर जाते जाते मेरा लगभग आपका 45% रह गया था बैटरी, हाँ 45 के आसपास लगभग। ठीक है ना, फिर मैंने वहाँ पे लोकल होटल पे बात करी तो उन्होंने लोकल चार्जर लगा दिया था। मेरे ऑलरेडी एक्सटेंशन पड़ा हुआ, एक्सटेंशन घर में बना लो, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो बनाया मैंने, और वो बना के वहाँ चलाया, वहाँ पे करा, तो वहाँ पे लगभग मेरी 43 या 45 के आसपास थी, और वो पहुँच गई थी लगभग 765 या 70 के आसपास पहुँच गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से आपका जागेश्वर दर्शन करे, और 70 से, हाँ 70 से थोड़ा डिग्रेड हुई नीचे, थोड़ा और ऊपर जाना था मुझे, तो वो लगभग आपका 61 या 62 के आसपास पहुँच गई थी। ठीक है, हाँ लगभग। उसके बाद नीचे गया, जब नीचे आ रहा था तो नीचे आते आते वो शायद 70+ पहुंच चुकी थी, मतलब 10% या 12% में बढ़ गई थी, और मैं 175 किलोमीटर नीचे आ चुका था। बताइए, लगभग मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तो सोचने वाली बात है, 100 नहीं सॉरी 25% में लगभग चलती थी 100 किलोमीटर नॉर्मल सिट लोकल प्लेन, उसमें पहाड़ पे चली 175 किलोमीटर 25% पे, और चार्ज अलग से हुई गाड़ी मेरी। अब बताइए, इतना बेनिफिट है इसका हिल पे। और दूसरा, अब देखिए इसको ना पेट्रोल से कंपेयर मत कीजिए। पेट्रोल देखो, पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको रिफिल कराना होता है तो 5 से 10 मिनट रिफिल हो जाता है।
इसमें लिटरली 1 घंटा लगता है कम से कम, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि यार 1 घंटा खाना खाने में लगता है, एग्री कर रहा हूँ। आप जो पहला 1 घंटा लगाओगे उसमें नाश्ता है खाना खा लोगे, लेकिन जो दूसरा घंटा लगाओगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा मतलब देखिए प्रैक्टिकली 600-700 किलोमीटर चलती है, मतलब चलाते हो आप गाड़ी एक दिन में। लेकिन जैसे मैंने अभी 1000 किलोमीटर भी चलाई है एक दिन में, लगभग पूरे 24 घंटे में 1000 किलोमीटर चलाई है। तो उसमें क्या इशू आता था कि मुझे 2 या 3 बार चार्ज करना पड़ता था, ठीक है ना, मतलब नेक टू नेक नहीं कर सकता था, 2 या 3 बार चार्ज करना पड़ता था। उसमें पहले आवर्स में ठीक है नाश्ता वगैरह कर रहा होता हूँ, दूसरे आवर्स में दूसरे चार्जर में क्या होता है कि मैं कि खाना खा लिया मैंने, उसका टाइम बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम में बेसिकली यहाँ बैठ के टाइम काट रहा हूँ कि भैया चार्ज हो जाए चार्ज हो जाए, ठीक है। तो 1 घंटा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, मतलब पेट्रोल गाड़ी सब लगा लो थोड़ा, मतलब आप ये सोचिए कि मत कि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली तो मेरे को कम टाइम लगेगा उसमें, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का ना आप कम से कम बफर टाइम रखिएगा। थोड़ा टाइम लगता है, कॉस्ट बस भले बचती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें। दूसरा, जब आप चार्जिंग मेरे को देखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम का चार्जिंग भी इशू आए थे मेरे पास। आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक कि अभी वैसे मैं हरिद्वार टू इंदौर आ रहा था, खाटू श्याम आ रहा था, हाँ हरिद्वार टू इंदौर आ रहा था। तो आपका फरीदाबाद से पलवल हाईवे पड़ता है, एक्सप्रेस वे पड़ता है, वहां से कनेक्ट करोगे तो एनी 4 पड़ता है। एनी 4 में पहले ही वोल्टी का चार्जर है बीच में पहला, वहां पर भाई साहब 7 गाड़ियां वेटिंग में, लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। वहां 5-6 गाड़ियां, 2 चार्जिंग हो रही थी, 5-6 गाड़ियां वेटिंग में थी, यहाँ भी 4-5 गाड़ियां वेटिंग में थी, 2 चार्ज हो रही थी, तीसरा नंबर था मेरा। तो भैया एक्सप्रेस वे में और चार्जर लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह में 3-3 चार्जर लगाने पड़ेंगे, जिस अकॉर्डिंग गाड़ियां बिक रही है, जिस अकॉर्डिंग गाड़ियां आ रही है, लोग हाईवे पे लेके जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली चार्जर होने चाहिए स्टॉक। तो कोशिश कीजिएगा जहां भी चार्जर ले कम से कम उसके 10 से 50 किलोमीटर के बीच में 3 से 4 चार्जर हो, क्योंकि कल के दिन मान लीजिए लाइट गई है, चार्जर बिजी है या कुछ भी ऐसा फॉल्ट होगा, तो उससे क्या होगा आप आसपास जा सकते हैं। तो कम से कम 20% बैटरी अपने पास पेड़ में रखिएगा, जिससे आप इस एरिया में जा सके। और कोशिश कीजिएगा चार्जर जब प्लान बनाए तो उसके आसपास 3-4 चार्जर हो, उससे क्या है सेफ साइड रहोगे आप, और कुछ नहीं, सेफ साइड रहोगे। और एनी 4 में एक और आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एनी 4 में ना IOCL के चार्जर है, एग्री कर रहा हूँ चार्जर अवेलेबल है, ठीक है, पर चलते नहीं है। इंडियन ऑयल के चलते नहीं है, मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, नहीं चलते। तो इंडियन ऑयल पे विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत चार्जर देखे, मैंने कंप्लेन दिखा दूंगा, बहुत सारी कंप्लेन करी हुई मैंने उसको, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उनका कंप्लेन में लिखा हुआ कि आपकी डुप्लीकेट कंप्लेन है। अरे भैया ये चार्जर खराब है, वो चार्जर खराब है, मैं अलग अलग चार्जर की कंप्लेन करी हुई है कि एटलीस्ट समझो मेरे बाद जो बंदा आया उसको लिए प्रॉब्लम ना हो, सही तो चार्जर हो। नहीं हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है। मेरे बगल में चार्जर लगा हुआ है, 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले लग गया था, आज तक एक्टिव नहीं हुआ वो, ये प्रॉब्लम है। दूसरा BPCL HPCL का अच्छे का चार्जर है। HPCL में सिर्फ एक ही इशू है, उसको साला HPCL का ऐप होता है, फिर एक दूसरा पेमेंट के ऐप से डालना पड़ता है, फिर HPCL में करना पड़ता है, थोड़ा सा ये है और कुछ नहीं है। HPCL अच्छे चार्जर है, 60 किलोवाट के बड़े चलते हैं वो, ठीक है। और कई जगह ध्यान रखिएगा HPCL के चार्जर 60 किलोवाट के स्टॉल है और 30 किलोवाट दिखा रखा है उसके अंदर ऐप में, तो उसके फोटोज देख लीजिएगा, फोटोज देख के देखिएगा, हाँ 60 किलोवाट का चार्जर 30 किलोवाट का चार्जर है, ठीक है, ये भी देखिएगा। BPCL के भी अच्छे हैं, नो डाउट, BPCL के भी बढ़िया है चार्जर। अब आपको बता दो कॉस्ट, देखो अब क्या, मैं लगभग 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अगर मान लीजिए 6×2=12, 6 लगभग आपका मैं ₹1,00,000 के आसपास सेव कर चुका हूँ गाड़ी में अपनी, ठीक है। तो ₹1,00,000 के 23,000 में बच चुका है, मतलब ये मान लीजिए 25,000, अगर 25 लगभग मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला दूंगा तो मेरा अच्छा खासा पैसा सेव हो जाएगा। और 3 लाख किलोमीटर में जीरो, गाड़ी फ्री, 2.5 से 3 लाख में, ठीक है। ये बताता हूँ आपको। होम चार्जर से पड़ता है मेरे को ₹1 किलोमीटर, और फास्ट चार्जर से ₹2 के आसपास पड़ता है। अगर आप नॉर्मल 2 से 2.20 या 3, ₹2.5 मान लो, 2 से 2.5 के आसपास किलोमीटर पड़ता है लगभग। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। हाँ देखिए, ये सब तो मेरा बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस रहा लगभग 23,000 किलोमीटर चलाने में। और स्टार्टिंग में क्या था मेरे पे टाटा की वो स्टार्टिंग में इन्होंने फ्री दिया था आपका 1000 यूनिट, मैं 400 भी ढंग से यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि क्या है
कि टाटा के जो चार्जर हैं सिटीज़ में हाईवे पे बहुत कम है, तो मैं ढंग से यूज़ नहीं कर पाया, इसलिए मेरा हाईवे रन था। तो पहले सिटी में जाना पड़ता है, सिटी में आप जाम में फंसोगे, फिर वापस आओगे, ठीक है। तो मैं हाईवे पे जो चार्जर मिलता था वो कर लेता था, ठीक है। हाईवे बहुत लिमिटेड चार्जर था, ज़्यादा चार्जर थे नहीं, तो मतलब एक्सप्रेस वे में, नेशनल हाईवे में थोड़े बहुत होंगे, एक्सप्रेस वे में थे ही नहीं चार्जर, तो बहुत मैं कम यूज़ कर चुका उसका 400-500 यूनिट ढंग से यूज़ नहीं कर पाया मैं पूरे 6 महीने में। साल भर कर देते थोड़ा बेनिफिट होता, थोड़ा यूज़ कर लेते हम, 6 महीने में नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपका घर पे मेरा 3.3 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है यहाँ पर, जिससे मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। 7.2 ने भी लिया, प्रैक्टिकल जरूरत पड़ी नहीं मुझे, जब पड़ेगी तब लगा लेंगे, बहुत चार्जर आते हैं अब लगा लेंगे, उस समय अभी जरूरत नहीं पड़ी बेसिकली, क्योंकि उसके लिए मेरे को अपना कनेक्शन अपग्रेड कराना पड़ता, बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती। तो मैंने कहा ठीक है 3.5 किलोवाट वो होता है, कोई 3.3 किलोवाट बहुत है, कोई ज़्यादा इतना कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 30-40% 30% के आसपास मैं लगा देता हूँ चार्जिंग पे, तो हर 5% 1 घंटे में होता है, मुझे इतना पता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो मुझे पता है कितने बजे मैं चार्जिंग पे लगाना है। संडे पड़ता ही है बीच में, सैटरडे छुट्टी होती है, तो उसमें लगा देता हूँ, एक दिन पूरा चार्ज रात और आधा दिन चले जाता है, जब 15-16 घंटे लगते हैं हो जाता है चार्ज मुझे, ज़्यादा कोई इतनी इशू नहीं आता। जब जरूरत पड़ेगी, मुझे रेगुलर रन करना है, 7.2 किलो लगा लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मेरे मेन होम घर में मेरे भी सोलर पैनल लग रखा है, तो वहाँ से मेरी कई बार बेनिफिट हो जाता है, मेरे वहाँ 0 पैसे लगता है मेरे पास। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा नीचे ना, मैंने अभी चेकअप करवाया था, थोड़ा बहुत स्क्रैच पड़े मेरे, ज़्यादा वो नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है। थोड़ा तो ग्राउंड क्लियरेंस क्या है कि थोड़ा देख के, मतलब जैसे मेन बारिश में क्या होता है गड्ढे होते हैं, थोड़ा सा वहाँ से निकालने में थोड़ा सा इशू आता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है गाड़ी में। थोड़ा कंपनी इस चीज़ को ध्यान दे तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा आउट, क्योंकि सुना है मैंने क्रेटा में इन्होंने ऊपर किया है थोड़ा सा, जो क्रेटा नॉर्मल है उससे थोड़ा सा ऊपर किया है, वो कैसे किया है प्रैक्टिकली वो देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं पता। बाकी ये मेरा मिक्स एक्सपीरियंस था और अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, बढ़िया था। और आपका ये सारे मेरे पॉइंट कवर हो चुके हैं। इसके अलावा आपको एक मैं होपफुली वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा कितना चार्जिंग का चार्ज लगता है, बेसिकली हर स्टेट वाइज अलग अलग वेरी करता है चार्ज, ध्यान रखिएगा। और दूसरा भी आजकल टाटा डॉट ईवी प्लस के चार्जर आए हैं, जिसमें आपका चार्ज जोन प्लस आपका स्टैटिक्स दोनों ने ऐड किया है, वो आया है आपका, तो उसका भी आपको जल्दी आपका उसका बताऊंगा आपको, क्योंकि स्टेट वाइज थोड़े बहुत के मतलब हर स्टेट में अलग अलग मतलब वो करता है, आपका वेरी करता है, और चार्जर की प्राइस भी अलग अलग होता है। चलिए साहब, चलिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आपको इतना, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सेफ ड्राइव।